हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस पहले हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पहले भी देखा था, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लाइसिस होना, यानी कि ब्रेक डाउन होना। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपने NaCl का सॉल्यूशन लिया है, तो आपने उस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाली तो वो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, डिसोसिएट हो गया। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडेज के दो लॉज हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो कि जिसको यहाँ पे गवर्न करते हैं। तो पहला फैराडे का लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस by the current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। तो किसी एक इलेक्ट्रोलाइट में जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही तो अमाउंट डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें दे रहे हो। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास हो रहा है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा Z। इस Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग Z की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर Q हो जाए 1 कूलम, ठीक है, अगर चार्ज हम लोग 1 कूलम ले लें तो आपके पास Z किसके इक्वल हो जाएगा? Z किसके इक्वल हो जाएगा? वो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। ठीक है, इसी फॉर्मूले से सब कुछ आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है कि कितना मास डिपॉजिट हुआ जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका क्या मतलब होता है कि द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, सपोज कर लो कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन और एक कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। ये दोनों आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और इलेक्ट्रिसिटी पास जो है वो कौन सी? सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। और अगर आपने सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है तो इसका मास कितना डिपॉजिट होगा और कॉपर का मास कितना डिपॉजिट होगा? ये जो दोनों होंगे, ठीक है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ये किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। मतलब ये जो रेशियो होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी। ठीक है, तो सिल्वर का मास का रेशियो कॉपर के मास से ये हमेशा इक्वल होगा। सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मतलब कि आप कितने भी यहाँ पे सीरीज में ले सकते हो। तो मास जो होंगे वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अब देखो सपोज करो यहाँ पे एक सोडियम का आयन है। ठीक है, सोडियम का आयन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम का एक एटम बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 1 मोल सोडियम आयन ले तो वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लेगा और वो 1 मोल सोडियम देगा। ये जो 1 मोल एनर्जी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज कैरी करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं फैराडे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और अगर ये आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 96487 कूलम। ठीक है, जो कि इक्वल मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं 96500 कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 96500 कूलम चार्ज कैरी करते हैं और ये 96500 कूलम को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे किसके इक्वल हो गया? इट इज़ द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, और ये इक्वल किसके है? 96500 कूलम के। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने चार्ज कैरी करता है? 1 फैराडे
विच इज़ इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि अगर ये सोडियम केटायन है, ठीक है, सोडियम केटायन ने 1 फैराडे यानी कि सोडियम, अगर 1 मोल सोडियम केटायन है, ठीक है, यहाँ पे 1 फैराडे चार्ज लेकर के यहाँ पे रिड्यूस होता है। क्लोराइड जो है यहाँ पे देखो, अगर इसमें देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो यहाँ पे 2 फैराडे चार्ज लगेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे 3 फैराडे चार्ज यूज होता है। ठीक है, तो चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? इट इज 1 फैराडे विच इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एल्यूमिनियम में हमने देखा कि वो 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको। अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 3 फैराडे चार्ज चाहिए। ठीक है, तो 3 फैराडे चार्ज जो अगर हम लोग एल्यूमिनियम को देंगे तो वो 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा अगर हम 3 फैराडे चार्ज डिपॉजिट करेंगे। तो ये आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको ये एल्यूमिनियम देगा। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो है वो 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है अगर। ठीक है, तो आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज कैरी करता है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो 3 फैराडे चार्ज जो है वो कितना डिपॉजिट करेगा? वो 27 ग्राम्स एल्यूमिनियम डिपॉजिट करेगा। ठीक है, 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करेगा। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें फैराडे को कूलम में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा? 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करेगा। तो एक कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा? इट विल बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 96500। ठीक है, इतना करेगा। अब देखो 27 डिवाइडेड बाय 3 ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्विवेलेंट वेट ही होता है। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 3 किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। और इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 ये, ठीक है, 1 कूलम, मतलब कि 1 कूलम चार्ज में कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? इट विल बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम। ठीक है, तो इतना ग्राम जो है एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। और याद करो कि हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है कि कितना मास डिपॉजिट हुआ जब 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है। तो 1 कूलम चार्ज पास हुआ है तो कितना मास डिपॉजिट होगा? वो उसके इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 के इक्वल। तो Z हमें मिल गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। आई होप आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आता हो। तो वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, जितनी एक तो उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय जो उसकी वैलेंसी होती है वो आपको इक्विवेलेंट वेट दे देगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के केस में 27 ग्राम पर मोल उसका वेट था और उसकी वैलेंसी कितनी है? 3। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम में जाने के लिए। राइट, सो W इज इक्वल्स टू ZQ, ये हमें पता है। अगर हम लोग यहाँ पे Z की वैल्यू पुट करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया। तो 1 कूलम चार्ज में वो इतना वेट डिपॉजिट करेगा, तो Q कूलम चार्ज में वो इतना वेट डिपॉजिट करेगा। टोटली ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का ऑक्सीडेशन करना है आपने। ठीक है, वाटर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना, तो वाटर को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको H पॉजिटिव मिलेगा, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहीं पे देख रहे हो कि वाटर के ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपको पता है कि 2 फैराडे चार्ज जो है वो यूज़ हो रहा है। आपको ऑलरेडी गिवन है 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम वाटर में कितना मोल्स वाटर प्रेजेंट होगा? तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? 90 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल। कितना आ गया? 5 मोल्स। तो कितने मोल्स हो गए? 5 मोल्स हो गए। तो हमें ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि 1 मोल जो वाटर है उसको
2 फैराडे चार्ज चाहिए, तो 5 मोल्स वाटर को कितना चाहिए? इजी सा क्वेश्चन है। 2 फैराडे मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10 फैराडे। तो अगर आपने इसको कूलम में चेंज करना है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम, 965,000 कूलम चार्ज। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। तो जितने भी केमिकल इक्वेशन देखनी है आपने, जो जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही फैराडे चार्ज लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 10 मिनट तक एक सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइज हुआ है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, 10 मिनट को टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स विद करंट आपको दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। आपको टाइम गिवन है, करंट पता है, तो चार्ज आपको पता है Q इज इक्वल्स टू IT। ठीक है, तो चार्ज किसके इक्वल होता है? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स। तो ये 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 सेकेंड्स। तो अब अगर हम लोग इसमें से कैलकुलेट करेंगे चार्ज कितना है, Q इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर हमने इसको जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना चार्ज आ जाएगा? 6 5 30, 6 6 6 6 7 8 9 0 0, ये पॉइंट, तो कितना आ गया? 900 कूलम। तो चार्ज आपको पता चल गया 900 कूलम है। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो कैथोड में कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा? तो आपको पता है कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के कॉपर बनाता है। ठीक है, तो यानी कि इसको 2 फैराडेज चार्ज चाहिए। इसका मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम चार्ज चाहिए, राइट। और आपको पूछा है कि कितना डिपॉजिट हुआ है। तो अब आप देखो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम चार्ज कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा? वो 63.5 ग्राम्स कॉपर डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो 900 जो कूलम चार्ज जो हमने पास किया वो कितना डिपॉजिट करेगा? 3.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम मल्टीप्लाई बाय 900 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.296 ग्राम्स। ठीक है, तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? 0.296 ग्राम। तो इजी सा क्वेश्चन था। तो आपने सिंपली पहले तो ये कैलकुलेट करना था कि इस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले तो कैलकुलेट करना था कि चार्ज कितना है, और आपको पता है और कि चाहिए कितना होता है? 2 फैराडे चार्ज चाहिए होता है। तो 2 फैराडे 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करेगा, तो इतना चार्ज कितना करेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या लिबरेट होना है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग NaCl का देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जब हम NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड में क्या मिलेगा और एनोड में क्या मिलेगा। तो आपके पास NaCl है। सबसे पहले तो हम इसको मेल्ट लेते हैं, यानी कि NaCl मेल्ट मतलब NaCl पिघला हुआ NaCl। तो ये आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। तो कैथोड में क्या हो सकता है कि Na पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनाएगा, और एनोड में क्या होगा? क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा क्लोरीन, और 2 क्लोरीन मिलके क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो ये हमें पता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्वस केस में क्या होगा। अब एक्वस में मतलब पानी भी आ गया, वाटर भी ऐड हो गया। तो वाटर 2 तरीके हो सकता है, या तो वो ऑक्सीडाइज करेगा या तो वो रिड्यूस करेगा। उस ऑक्सीडेशन मतलब कि वो ऑक्सीजन देगा, रिडक्शन मतलब कि ये हाइड्रोजन देगा। अब देखते हैं कि क्या होना है, क्या होने वाला है। और सोडियम क्लोराइड आपको पता है इसमें आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। अब कैथोड में क्या हो सकता है? ठीक है, आपके पास सोडियम का आयन है, ठीक है, और कैथोड में रिडक्शन होती है, तो आपको ये 2 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ हो सकती है कि सोडियम कैटायन इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाए, और दूसरी चीज़ हो सकता है वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको गिवन है। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -2.71, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.83। तो हमने देखा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होता है वो ईजिली
जो है वो रिड्यूस होगा। तो इसमें से कौन रिड्यूस होगा? सोडियम वाला। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ थी, हमने उनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से फाइंड आउट किया था कि फाइंड आउट करना है कि कौन डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब देखो एनोड की तरफ आ जाओ। एनोड में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, एनोड में या तो क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा या वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास गिवन है। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल्स जो होते हैं ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के उल्टे लेते हैं। ठीक है, जब रिडक्शन पोटेंशियल हमने देखना है कि किसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, वो रिड्यूस होगा। अब जब हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके ज़्यादा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ये -1.36 वोल्ट है और ये -1.223 है। अब देखने में तो लग रहा है कि ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, माइनस में है ये। ठीक है, तो माइनस में ये ज़्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। तो एनोड में क्या है कि इसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन। ठीक है, वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि देखो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे गैस है उसके लिए क्या होता है कि ओवर वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए। तो क्योंकि उतना वोल्टेज नहीं होता तो इसीलिए क्या होता है कि आपके पास एनोड में क्लोरीन वाला रिएक्शन होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओवर वोल्टेज की वजह से, ऑक्सीजन के ओवर वोल्टेज की वजह से। अदरवाइज पूरा कॉन्सेप्ट सेम वैसा ही है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही ऑक्सीडाइज होना है। लेकिन ऑक्सीजन की जो ओवर वोल्टेज है वो ज़्यादा है, इसलिए वो ना हो करके क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो नेट रिएक्शन हमारे पास ये आ गई कि हमारे पास सोडियम के टाइन ये हमारे पास नेट रिएक्शन आ गई। ठीक है, तो Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। राइट, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सिल्वर इलेक्ट्रॉन्स। तो सिल्वर का आपके पास दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो कैथोड में सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो सकता है और वाटर भी रिड्यूस हो सकता है। तो वाटर का ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सिल्वर का ये है, तो देखने में लग रहा है कि सिल्वर का ही जो है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा, तो इसलिए सिल्वर ही रिड्यूस होगा। एनोड के केस में क्या होता है कि जो आपके पास नाइट्रेट आयन होता है ये सिल्वर पे अटैक कर सकता है। नाइट्रेट आयन जो है वो सिल्वर पे अटैक करता है और सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास एनोड पे रिएक्शन होती है। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी आपने रिडक्शन चेक करना है, मतलब कि कैथोड में चेक करना है, जब भी आप कैथोड में देखोगे आपने देखना है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो जिसकी ज़्यादा होगी वो रिड्यूस होगा। और जब आप एनोड में चेक करोगे आपने देखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर गिवन है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस लगा के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देख लेना है और एनोड में वो वाली रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।